जय श्री कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ख़त्म। सर अच्छा तो लग रहा है कि एटलीस्ट हमारे सितंबर 25 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आई नो कि जैसे एक्सपेक्ट किए थे सर वैसे एग्ज़ाम्स हमारे नहीं गए हैं। अभी बहुत डाउट है कि क्या होगा रिजल्ट में, कैसे हमारी चेकिंग होने वाली है। स्पेशली आई वुड से अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स, एक दो पेपर ऐसे गए जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड पेपर्स थे, है ना। मतलब ऑनेस्टली मैंने भी नहीं सोचा था कि अकाउंट्स का पेपर ऐसा आएगा। लेंदी तो था ही, आई थिंक लेंदी था, ये तो कोई मना नहीं कर सकता, बट क्या पेपर डिफ़िकल्ट था, ये एक डिबेट वाला टॉपिक है जिसके हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या ऐसा पेपर था कि हो ही नहीं सकता था, कि भाई मैं 80-90 मार्क्स का भी अटैम्प्ट नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना ये पेपर मुश्किल था, दो बहुत सारे बच्चे कर आए हैं, मेरे पास मैसेज आया, लेकिन 100 मार्क्स का ये पेपर अटैम्प्ट करना है वो डिफिकल्ट टास्क। बट क्या 80-90 मार्क्स का अटैम्प्ट हो सकता था? क्या 80-90 मार्क्स का पेपर ऐसा था जो सॉल्व हो सकता था, क्योंकि नए क्वेश्चन थे। अकाउंट्स के मेनली यहाँ पे बात करने के लिए है कि भैया क्या लर्निंग्स है जो आपका सितंबर 25 का जितने भी अब चारों एग्जाम्स हुए हैं, जैन 26 और मई 26 वाले बच्चों को क्या सीखना चाहिए। एक पैटर्न चलता हुआ है न्यू सिलेबस में। न्यू सिलेबस में एक पैटर्न क्या चल रहा है कि भैया अब सीए फाउंडेशन वैसा सीए फाउंडेशन नहीं है कि इनकेस आपने एक महीना पढ़ाई की और आपने निकाल दिया कि 11-12 का सिलेबस है सर, 11-12 पढ़ रखा ये हो जाएगा। अगर आप अकाउंट्स का पेपर उठा के देखोगे, आप किसी भी 12th वाले बच्चे को दोगे, नहीं होगा वो पेपर, राइट। तो ये डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो क्या होगा, सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली में था क्या, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी अराउंड 6 to 7 लर्निंग्स लिख कर आया हूँ कि क्या सीखना चाहिए हमको सितंबर 25 के अटैम्प्ट से, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हाँ जी, अगर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था कंपल्सरी क्वेश्चन, आई थिंक यहाँ पे सब बच्चे मुझसे एग्री करेंगे सर कि ट्रू फॉल्स ऐसा एक भी नहीं था जो ट्रिकी था। जिन बच्चों ने ट्रू फॉल्स का वीडियो देखा होगा, आई थिंक 3 घंटे के आसपास का वीडियो था, ठीक है, 3-4 घंटे का, वही ट्रू फॉल्स थे। तो एज एक्सपेक्टेड ट्रू फॉल्स में कोई दिक्कत नहीं थी। ये जितने भी ट्रू फॉल्स आए थे वो सारे के सारे आपके बनने चाहिए थे। तो अगर ये आपका 12 मार्क्स का आ रहा है तो मान लेते हैं, हाँ मैं मान के चलता हूँ कि आपने पूरे के पूरे अटैम्प्ट किए होंगे, आपने रीजंस भी लिखे होंगे। मैं मान लेता हूँ कम से कम आपके इसमें 10 मार्क्स तो कम से कम आने चाहिए, 12 के 12 भी आ सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 10 मार्क्स यहाँ पे सब बच्चों के आने चाहिए जिन्होंने ट्रू फॉल्स की प्रिपरेशन अच्छे से करी थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बात आती है सर एक पार्ट नंबर बी की, जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमने ये कवर नहीं किया, वो नहीं किया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी एक थ्योरी की वीडियो है जो मैंने एग्जाम से पहले करवाई थी, है ना, आई थिंक अगेन 3 से 4 घंटे की वीडियो है। उसमें ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डिस्कस हुआ है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स बेटा आपका चैप्टर 1 का एक यूनिट है कि भाई आपके 4 टाइप के वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, करंट कॉस्ट है, देन उसके बाद आपका एनआरवी है, प्रेजेंट वैल्यू है। तो 4 ही होते हैं, आपको 4 ही लिख के आने थे। आपने उसको 2-2, 3-3 वर्ड्स, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना था, एक एग्जांपल आपको देना था। आई एम श्योर जिन बच्चों ने थ्योरी मुझसे पढ़ी थी, कहीं से भी पढ़ी थी, अगर ये कवर किया था तो आप ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए होगे, है ना, ठीक है। तो मान के चलते हो अगर आपने अटैम्प्ट किया और वो 4 आपने नाम भी लिख दिए हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स कम से कम मिलेंगे अगर आपने अच्छे से किया होगा। देन अगेन एक क्वेश्चन है आपका सब्सिडी बुक का। तो सब्सिडी बुक में ऐसा कुछ ट्रिकी पार्ट नहीं था, आप जैसे आपके बुक में होता है वैसे ही था। यहाँ पे फ्रेट चार्जेस की जगह आपके पैकिंग चार्जेस थे, तो उसके अलावा आई थिंक और कुछ तो था नहीं। बाकी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें मान के चलता हूँ तो इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। आपने फॉर्मेट प्रिपेयर किया होगा, बाकी सब हो गया, है ना। 2-3 यहाँ पे थी ट्रांजेक्शन की जो रिकॉर्ड नहीं होनी थी, उसका आपने नोट डाला होगा। जैसे आपने फर्नीचर परचेज करा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपने कैश में परचेज करा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बाकी सब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो थैंकफुली, है ना, कि क्वेश्चन 1 में कोई दिक्कत नहीं थी, जो कंपलसरी क्वेश्चन था। अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, आई वुड से कि सब बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई 15+ तो इसमें आने चाहिए, आने चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल सही, तो ये अच्छा हो गया। लेकिन कहानी इसके बाद स्टार्ट होती है। कहानी ये स्टार्ट होती है कि सर बाकी के जो 5 क्वेश्चन थे उनका क्या। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सीक्वेंस क्या अटेम्प्ट किया है क्वेश्चंस का। वीडियो हमने डाली थी कि आपको क्या सीक्वेंस रखना चाहिए, कि भाई क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 6 ये क्वेश्चन आपके पहले होने चाहिए। और ये सच बात है कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया पहले, राइट, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपने क्वेश्चन रीड करे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन हाँ उसमें एक पार्ट थ्योरी की जगह प्रैक्टिकली था। तो थ्योरी बेसिकली जैसे आपकी अराउंड 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आते थे, 9 मार्क्स का आपका प्योर थ्योरी आती थी, इस बार सिर्फ 4 मार्क्स की आई है। लेकिन जो थ्योरी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था वो भी आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये शेयर्स का क्वेश्चन था। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट शेयर्स का क्वेश्चन जो था वो लेंदी बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें आपको कैश बुक भी प्रिपेयर करनी थी। और अगर जब कैश बुक की बात आती है तो आई होप यहाँ पे सब बच्चों को पता होगा, कैश बुक का मतलब ये है कि आपको जो बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स हैं वो जर्नल एंट्री में ना रिकॉर्ड करके आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करनी होती है।
जिन बच्चों ने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दी और जर्नल एंट्री में डाल दिया, मेरे हिसाब से उनके मार्क्स रिडक्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ सर, होता ये है कि अगर मैं कैश बुक बना रहा हूँ तो कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक में जाएगी और बाकी ट्रांजेक्शन आपकी आएगी जर्नल में। यहाँ पे एक बात ये थी कि यहाँ पे आपके 2 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर था कि एक तो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन मुश्किल था। इसमें ऐसा कोई बहुत ट्रिकी पार्ट नहीं था सर, इसमें आपका प्रीमियम था, सब कुछ था, एग्री, लेकिन ये तो हमारे कॉन्सेप्ट में है, हमने कॉन्सेप्ट में कवर किया है कि प्रीमियम होता है, प्रीमियम नहीं मिलता तो फोरफीचर किस तरीके से होता है, प्रीमियम मिलता है तो फोरफीचर किस तरीके से होता है, तो वो सब कवर था। ऐसा इसमें कुछ नहीं था जो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आ गया हो कि भैया ये क्वेश्चन तो आपने कभी किया ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। आपके 2 शेयर होल्डर्स थे, एक का फोरफीचर आपका पहले ही हो गया था, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद आपने शेयर को फोरफीट कर लिया था। उसके बाद आपका यह था कि आपने सेकंड और फाइनल कॉल मंगवाई थी, ठीक है। फिर उसके शेयर्स आपने फोरफीट करे, फिर आपने शेयर्स को रीशू करे, सारे शेयर्स आपने रीशू नहीं करे, तो वो वर्किंग आपकी बनेगी कि इस शेयर होल्डर का कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, इस शेयर होल्डर कितना आएगा, तो ये हमने कर रखा है। आप शेयर्स का वन शॉट जाके भी देख सकते हो, लेकिन हमने डिटेल में तो सब कुछ कवर कर रखा है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं थी मेरे हिसाब से। जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया या क्वेश्चन नंबर 6 किया, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके अराउंड 20-40 मार्क्स के, जो आपके पहले 1 घंटे में अगर हो गए तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। दिक्कत हुई होगी उन बच्चों को जिन्होंने क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया या क्वेश्चन 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट किया, राइट। दिक्कत वहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आई वुड से कि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, आई वुड से डेफिनेटली एज कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स, डेफिनेटली ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर था, क्योंकि जनरली अगर आप पिछले 4-5 अटेम्प्ट के देखोगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, फोरफीचर, रीशू, ये चारों आपको शायद से कुछ मेरे ख्याल से नहीं दिखेंगे आपको। कि पिछले 4 अटेम्प्ट्स में अगर मैं देखता हूँ, जून 24, सितंबर 24, जैन 25, है ना, मई 25, उसमें आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। वर्किंग्स इसमें ज़्यादा है, एंट्रीज आपको करनी होगी, टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर 15 मार्क का क्वेश्चन दोस्त आपको दे रहे हैं और अगर आप इसको 20 मिनट में भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। उसके बाद है कि इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया। डेफिनेटली आई वुड से कि इन्वेंट्री का क्वेश्चन जो था उसमें भी इन्होंने एक थोड़ा सा एडिशन कर दिया। क्वेश्चन आपका बुक का क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट ये सेम चीज़ आपकी बुक में भी है, ऑलराइट, और ये पहली एडजस्टमेंट भी आपकी बुक की है। तो यहां तक अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो एज इट इज बुक का क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने एक एडजस्टमेंट और ऐड कर दी। इसका मतलब ये है कि भैया ऐसा है कि एज इट इज सेम क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन ये एडजस्टमेंट भी बुक की है, बस 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। आपका जो सेल और रिटर्न बेसिक क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा इन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन आई वुड से कि बहुत ट्रिकी नहीं था। जिन बच्चों ने इन्वेंट्री के सारे क्वेश्चंस करे हैं वो कर सकता है। मुझे लगता है कि 5 मार्क्स के लिए थोड़ा सा शायद से आपको लेंदी लगाओ, बट आई थिंक 5 मार्क्स के लिए ठीक क्वेश्चन था। तो अगर ये 20 मार्क का क्वेश्चन है और आप 20 मार्क के क्वेश्चन को 30-35 मिनट्स में कर रहे हो तो इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया। अगर ये कराया, आपने अटेम्प्ट करा सीक्वेंस, तो 40 मार्क्स का जो आपका पेपर था वो ठीक ठाक हो जाना चाहिए था। कहानी इसके बाद शुरू हुई। मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, येस दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा सीक्वेंस हमने इस तरीके से डिसाइड किया था कि भाई आप वो क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट करना जिनमें जर्नल एंट्रीज है, जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है, उनको बात के लिए रखना, है ना। तो ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, देन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये सीक्वेंस हमने डिसाइड किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपका BRS आता है, और BRS को देख के डेफिनेटली आपने नहीं सोचा होगा कि चलो BRS आ गया क्वेश्चन 5 में कंपनी अकाउंट्स के साथ, विच इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। पर DRS में मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत हो गई। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम्ड गलत हुआ है, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन ये नहीं बनता था। मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। 5 मार्क्स में आपसे पूछता गया कि आपको BRS प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहां पे लिखा है आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक, और जब आपको अमेंडिंग द कैश बुक बोला होता है तो आपके पास कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस है, और यहीं पे बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, क्योंकि हमको ये भी कहीं ना कहीं काउंट करना होगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, 3 घंटे आपके पास बहुत प्रेशर होता है, और जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत टाइम वेस्ट होता है सोचने में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 घंटे का पेपर आपका तब हो सकता है जब आपकी थिंकिंग स्पीड फास्ट होती है। राइटिंग स्पीड तो बेटा ओवर टाइम आपकी एकदम से फास्ट नहीं होती है, वो धीरे धीरे निकलती है, लेकिन थिंकिंग स्पीड फास्ट है कि आपने क्वेश्चन देखा और आंसर क्लिक हो गया, तब 3 घंटे में पेपर होता है। पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन आपका टाइम ले गया होगा सोचने में, और बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ा भी होगा ऑप्शन में। क्योंकि अच्छी बात यह है कि BRS के साथ एक ऑप्शन में था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विच वाज अ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन,
है ना। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो ये मैंने कहा भी था कि मुझे एकोमोडेशन बिल इस बार नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में भी आया था, ठीक है। और इस बार मुझे रिन्यूअल रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन लग रहा है, जो रिन्यूअल का क्वेश्चन आया था, विच इज ओके। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, आई थिंक बेटर चॉइस था। 5 मार्क्स के लिए BRS है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक तो बेटा इनमें नो एडजस्टमेंट, 5 मार्क्स के BRS में नो एडजस्टमेंट, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बोला गया अमेंडिंग द कैश बुक। अब बात ये है, इसको करने के 2 तरीके। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा कि भाई कैश बुक तो हम बना नहीं सकते, हाँ जी, तो आपने BRS नॉर्मली बना दिया, पासबुक का बैलेंस आपने लिया स्टार्टिंग बैलेंस और पूरे के पूरे आपने कर लिए। हाँ, जो डिफरेंसेस थे वो इतने ट्रिकी नहीं थे, हाँ वो आपके कहीं ना कहीं बुक वाले थे, तो ये 9 के 9 आपने कर दिए और आपका स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस था, एंड में आपका कैश बुक का बैलेंस आ गया। अगर इन केस आपने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि आपको मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन टेक्निकली ये क्वेश्चन और किस तरीके से हो सकता था कि आप पहले ये बनाओ BRS, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस निकालो, फिर उसके बाद बनाओ एडजस्टेड कैश बुक, फिर बनाओ BRS, जो मुझे लगता है कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आप अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में दे रहे हो तो फिर आप कैश बुक कैसे पूछ सकते हो इसमें, हाँ जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब इसके सजेस्टेड आंसर्स आएंगे उसमें मुझे लगता है कि अगर आपने नॉर्मली BRS वाला क्वेश्चन किया होगा तो उसके मार्क्स आपको मिलने चाहिए। लेकिन जिन बच्चों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया, तो मेरे ख्याल से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं था जो बुक से अलग था, है ना, तो ये आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हो गया होगा। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका अगेन 5 मार्क्स का, विच इज आपका मैन्युफैक्चरिंग, अगेन आपकी बुक का क्वेश्चन था। बुक का क्वेश्चन हमने ऐसे कर रखा है, हाँ जी कर रखा है, ठीक है। तो इसमें भी मेरे हिसाब से आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देन आपका आया पार्ट नंबर C, विच इज आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यही हमने जो पेपर पैटर्न हम डिस्कस किया था, तो हमने वहीं पे डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 10 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स बनता है, या तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से बनेगा या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से बनेगा, ये हमारा डिस्कशन भी हुआ था। जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आया तो क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था? आई वुड से कि मॉडरेट क्वेश्चन था। डिफिकल्ट मैं इसको नहीं बोल सकता हूं, मैं आपको बताऊंगा क्यों। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि डिफिकल्ट क्यों नहीं बोलूंगा मैं। इजी नहीं है क्वेश्चन, डेफिनेटली इजी नहीं है। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा तो एक तो यहां पे आपको ऑथराइज कैपिटल दी है ना, ये ऑथराइज कैपिटल होगी, ठीक है। उसके बाद आपको दिया पेड अप कैपिटल। तो हमारे लिए ऑथराइज कैपिटल किसी काम की नहीं है, हाँ जी बिल्कुल सही। हमारे लिए जो पेड अप कैपिटल है वो काम की है, करेक्ट है, हाँ जी करेक्ट है, ये हमारी पेड अप कैपिटल है। अब बहुत सारे बच्चे ऑथराइज कैपिटल से क्वेश्चन कर आ गए, तो बेटा ये आपकी सिली मिस्टेक है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, आपको साफ साफ पेड अप कैपिटल गिवन है। इसके बाद आपको बोला कि बैलेंस इन अकाउंट्स आपके पास सिक्योरिटी, प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व है, ठीक है। नाउ इसके बाद एक लाइन दे रखी है जो बच्चे बोल रहे हैं कि कंफ्यूजिंग लाइन थी। द कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फेस वैल्यू 40,000 कैरिड इन द बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 45। अब ये कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन में ये लाइन डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एनपीओ के क्वेश्चन में है। एनपीओ में एक क्वेश्चन है जहां पे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है। मैंने करवाया है, इट्स एन आरटीपी क्वेश्चन, राइट, ठीक है, मैंने अपनी क्लास में करवा रखे। वैसा ही कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट था। तो इसका मतलब क्या है कि भैया आप अगर ये सोच रहे थे कि एज इट इज सेम क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आए भी हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि बिल्कुल बुक के बाहर से आ गया। ये एडजस्टमेंट जो है आपको दे रखी है कि फेस वैल्यू आपकी 40 है, कॉस्ट आपकी 45 है। बेटा एनपीओ का एक क्वेश्चन है जिसमें एडजस्टमेंट है। तो जिन बच्चों ने वो एनपीओ का क्वेश्चन किया उनके लिए ये एडजस्टमेंट डेफिनेटली मुश्किल नहीं थी। अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो, इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है, ठीक है, कंपनी ने रिडीम करा 10% प्रीमियम पे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टली बाय मेकिंग इशू ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 150, प्रीमियम 10%, ठीक है। फिर यहां पे बोला इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट 110% ऑफ फेस वैल्यू। तो बेटा पहली बात तो ये फेस वैल्यू 40 है, 110% है, तो 44 का बेचा, कॉस्ट आपकी 45 है, 1000 का लॉस है, सिंपल सी बात। हमने रिकॉर्ड करा बैंक 44, लॉस 1000 टू इन्वेस्टमेंट 45। तो ये बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट में मैं इसको कवर नहीं कर सकता हूं कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नहीं, अगर आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपका होना चाहिए था। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके बाद अगर आप देखो कि ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड ऑफ एक्सेप्ट टू होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स, क्या ये बिल्कुल नई एडजस्टमेंट थी? अगेन द आंसर इज नो। बेटा एक क्वेश्चन है जहां पे आपको बोला वेयर अबाउट्स, याद आ रहा है कि भाई इन शेयर होल्डर्स के वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे, तो आपने इनकी पेमेंट नहीं करी है। वही क्वेश्चन है कि आपने इनको पेमेंट करनी है, 2 शेयर होल्डर्स का आप ड्यू की एंट्री पास कर रहे हो, लेकिन आप पेमेंट के टाइम पे बस ये 2 शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर रहे हो। बेटा ऐसा क्वेश्चन भी, ऐसी एडजस्टमेंट भी कर रखी है। द पॉइंट इज कि हर क्वेश्चन से, मतलब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन से एक एक एडजस्टमेंट अच्छी उठा के क्वेश्चन मिक्स करना, हाँ जी। तो इतना तो हमें अब कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भाई डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। इसीलिए जो हम करते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाएंगे, हो जाएगा, वो अप्रोच अब नहीं चलने वाली, राइट। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, राइट, ठीक है। जिन बच्चों ने भी डिटेल्ड स्टडी करी है
वो खुद कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो आपका 10 मार्क का क्वेश्चन था बेटा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इट इज़ अ न्यू क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि न्यू एडजस्टमेंट्स हैं कि भाई आपके रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स में एक फेस वैल्यू वाला इन्वेस्टमेंट आ गया या वेयर अबाउट्स आ गया, बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सेक्शन 55 हम सबको अप्लाई करने के लिए आता है कि भाई जब आपको सेक्शन 55 अप्लाई करना है तो आप फेस वैल्यू को कंसिडर करते हो, वही था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 डुएबल क्वेश्चन थे। अगर ये मैं 60 मार्क्स के हिसाब से देखता हूं तो ये 60 मार्क्स का पेपर ऐसा था जो मैं ट्रिकी की कैटेगरी में नहीं डाल सकता, लेंदी की कैटेगरी में डेफिनेटली डाल सकता हूं कि भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि वहां पे एक 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता था जो लिखना जल्दी होता था, एक 5 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर आपने ये क्वेश्चन किया है, मैं मानता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने पहले BRS को रीड किया होगा, सोचा होगा, तो उसमें टाइम गया होगा। फिर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 मार्क का क्वेश्चन लेंदी है, ये मैं नहीं बोल रहा कि लेंदी नहीं है, इट्स लेंदी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका ये आया, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर इसमें भी कहीं ना कहीं अगर आपने क्वेश्चंस की उतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की थी तो ये भी आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट अ लेंदी क्वेश्चन। आपको प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है और कुछ भी नहीं करना, तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं होता। इन 3 क्वेश्चंस में मेरे को लगता है कि उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना तो लेवल हमको कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं होता है ना। सेक्शन 55 में इन्वेस्टमेंट का देयर इज नो रोल। आपको बोला इक्विटी शेयर्स आपने इशू करे, उसका फेस वैल्यू लिया, प्रेफरेंस शेयर जो आपको रिडीम करना है उसका फेस वैल्यू लिया, जो बाकी बच गया उसका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट जस्ट कि भाई आपने क्वेश्चंस की सफिशिएंट प्रैक्टिस करी कि नहीं करी। नाउ जहां पे पेपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको परेशान किया वो थे आपके बाकी के 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने थे। तो अब बात आती है कि सर ये 3 क्वेश्चंस हमने इसी सीक्वेंस में करे हैं, आई होप इसके बाद कौन सा क्वेश्चन। तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आना चाहूंगा, क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 2 जनरली आसान क्वेश्चन आता है और ऐसा माना गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 इस पेपर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। डिस्कस करेंगे कि क्या ये सच है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 सच में आपके पेपर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट ऐसा है जो शायद से आपकी बुक में, शायद से क्या आपकी बुक में, आपके PYQ में, आपके RTB में, आपके MTB में आपने शायद कभी देखा ही नहीं है। इट इज़ अ ब्रांड न्यू क्वेश्चन, और अगर क्योंकि ब्रांड न्यू क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली बच्चों ने इसको डाल दिया क्या, डिफिकल्ट की कैटेगरी में। लेकिन हो सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे बोले कि सर आपके लिए बोलना आसान है, लेकिन मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। डेप्रिसिएशन का हमने रिवीजन किया था, उसके लास्ट के आई थिंक 10 मिनट में अगर आप प्ले करोगे तो आपको 10 मिनट में दिखेगा कि मैंने आपको वहाँ पे बोला क्या कि स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा, आप जाके प्लीज़ चेक कर सकते हो। मैंने डिटेल्ड, जब मैं अपने एप्लीकेशन पे कोर्स करवाते हैं तो वहाँ पे एक जो मेथड है, कौन सा मेथड है, सम ऑफ ईयर्स, वहाँ पे हम उसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट जब मैंने आपको यूट्यूब पे रिवीजन कराई तब भी मैंने कहा, मैंने आपके यूट्यूब रिवीजन में 3 मेथड कराए थे, SLM, WDV और आपका सम ऑफ ईयर्स डिजिट, और लास्ट में कहा था कि कभी एग्जाम में आया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब इन केस मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट कर आया जिनको सम ऑफ ईयर्स डिजिट आता था, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, दिस क्वेश्चन इज, पहली बात लेंदी क्वेश्चन, ठीक है, डेफिनेट लेंदी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, मशीन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन डिस्पोजल। तो क्या आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको तीनों प्रिपेयर करने हैं? द आंसर इज यस। कि सर मशीन अकाउंट बनता कैसे है, हमको आता है। मशीन डिस्पोजल कैसे बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनता है, हमने प्रैक्टिस करी है। इट्स जस्ट कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड यहां पे SLM WDV नहीं है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको इजी कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूं, लेकिन बेटा अगर आप मुझे बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, मतलब कि आउट ऑफ आपके बुक क्वेश्चन था, आउट ऑफ कॉन्सेप्ट था, नहीं, आपको सम ऑफ ईयर्स निकालना था, जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं। सम ऑफ ईयर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं वो एस्टीमेट भी चेंज हुआ है। यहाँ पे बोला गया था कि द सेम डेट द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इज रीअसेस्ड 3 years विद 10,000 स्क्रैप वैल्यू। तो आपने दोबारा से उसको कैलकुलेट करना था। लेकिन मैं दिल पे हाथ रख के बोलूँ, ये वैसा क्वेश्चन है जो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पीक लेवल पे टेस्ट करता है कि भाई आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। क्योंकि सम ऑफ ईयर्स डिजिट अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। चेंज इन यूजफुल लाइफ आपका हुआ है, हाँ जी, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, और फिर ये तीनों। तो डेप्रिसिएशन का इससे बेटर क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट तक कभी भी पेपर में आया। ईजी नहीं था, बिल्कुल ईजी नहीं था। लेकिन बात यह है, अगर हमने सेलेक्टिव स्टडी करी है,
तो मैं इसको डालूंगा बेटा कि इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन कोई बच्चा ऐसा देख रहा है, हाँ जी, ये मैं अपने बोलूँगा अपने सारे बच्चों को जिन्होंने एक्चुअली में डिटेल में स्टडी करी है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि बेटा कि कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं छोड़ना चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि भाई जो भी आपका जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से बन रहा है उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वहीं पे हम फंस रहे हैं। इस बार अकाउंट्स में फंसे, अगली बार फंसेंगे नहीं फंसेंगे नहीं पता, ठीक है। अगली बार हो सकता है पेपर बहुत ईजी आ जाए, जो पिछले पैटर्न पे बन रहा था वैसा पैटर्न बने, लेकिन पॉइंट ये है कि कभी भी अब दोबारा अटेम्प्ट में ऐसा पेपर आएगा, बिल्कुल आएगा, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ अलग नहीं करना है, जो आपके स्टडी मैट में कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सारे के सारे आने चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था डेफिनेटली मैं इसका पूरा सॉल्यूशन डालूंगा, मैंने बैठ के इसको सॉल्व किया है, राइट। अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आई थिंक जिसने ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करा तो वो ये क्वेश्चन अराउंड 15 to 80 मिनट्स में सॉल्व कर सकता है, या मैक्स 20 मिनट्स में। तो डेफिनेटली बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बट मैं इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालना मेरा मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है कि मैं चाहता हूँ कि भैया जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो बोले कॉमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन हमारा हुआ है, हम कर आए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कॉमेंट्स में, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन डेफिनेटली अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो ये वाला पार्ट नंबर बी था, हाँ, मेरे हिसाब से पार्ट नंबर ए से ज़्यादा मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन ये था। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था कि आप रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज को बीच में डाल दोगे और आप 12 मार्क का क्वेश्चन पूछोगे। और डेफिनेटली इसमें कुछ कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने आपको परेशान किया ही होगा। इसको मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालता हूँ। क्यों डालता हूँ डेफिनेटली हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है एंट्रीज पास करनी है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, हाँ। तो ये पूरा क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन का नहीं है, इसमें ये है कि आपको कुछ कुछ सिंपल एंट्रीज पास करनी है। आपका जो पहला पार्ट है ये मेरे ख्याल से हो जाएगा, ऐसा आपका कहीं ना कहीं बुक में भी है कि जिसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि 50% रिसीव हो गया, जिसमें से 2/3 आपको चेक से मिला, 2/3 आपको वो मिला। अब इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, CGST SGST डाल दिया, लेकिन जर्नल के चैप्टर में हम CGST SGST की प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके बुक में नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत ही मुश्किल पेपर था, बेटा बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा कि आसान था, बट मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे वो बताओ कि जो आपकी बुक के बाहर से आया। मैं ये मान के चलता हूँ कि न्यू क्वेश्चंस हैं, ये कभी हमने, शायद आपने कभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी किया होगा। CGST SGST आपने पढ़ा, हाँ जी पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर PYQs में हमको इतना नहीं दिखा है, एक आधे अटेम्प्ट में आया हुआ, हाँ इतना नहीं दिखा है, ऐसा क्वेश्चन हमको नहीं दिखा है। हाँ, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट के बाहर था, यही आपको समझना पड़ेगा। मैथ्स का पेपर भी जिस तरीके से गया, राइट, ठीक है, दिस पेपर इज डेफिनेटली अ रियलिटी चेक कि भैया CA फाउंडेशन अब उस लेवल का होगा कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप लास्ट का 1 महीना, हाँ जी, वन शॉट से पढ़ के देयर इज नो गारंटी कि आप CA फाउंडेशन क्लियर कर देंगे, सिंपल सी बात है। बात समझ रहे हैं, ये रियलिटी चेक है उन सब बच्चों के लिए जिनका Jan 26 May 26 में पेपर है, एंड डेफिनेटली फॉर अस टीचर्स एज वेल, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स एज वेल कि भैया अब हमको भी थोड़ा लेवल और इंक्रीज करना ही पड़ेगा। अब बात समझो, कॉन्सेप्ट अभी भी बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चों से पूछ सकते हो, कॉन्सेप्ट सारे क्लास में कवर थे, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी बुक्स में नहीं है। अब हमको उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनाने होंगे और आपको प्रैक्टिस करवानी होगी डेफिनेटली, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आई वुड से कि इसमें सेकेंड आपका ठीक था, ये थर्ड अगेन आपकी बुक का है, लेकिन इसमें CGST SGST डाल दिया, आई थिंक हो जाएगा आपको। जहाँ पे जिनको बच्चों को पता होगा, जहाँ पे आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है वहाँ पे उसका इनपुट भी क्रेडिट होता है ना। जहाँ पे आपका आउटपुट रिवर्स हो रहा है, जैसे सेल आपका रिवर्स हो रहा है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई थिंक ये आपका रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है। फिफ्थ अगेन आपका बुक का सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। सिक्स्थ वाज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन डुएबल है कि भाई अपने परचेज बुक में पोस्टिंग गलत कर दी, वो सब चीज़ें ठीक है। जैसे आपका 7th और 8th है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे थे कि आपने क्रेडिट नोट इशू किया। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि क्रेडिट नोट किस में होता है, और मैंने ये आपको रिविजन के टाइम पे कराया थ्योरी में कि मैंने आपको वो आइडेंटिफाई करवाया था कि क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, डेबिट नोट कब इशू करते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ ये था कि भाई अगर क्रेडिट नोट आप इशू कर रहे हो तो CGST SGST भी रिवर्स होगा। उसके बाद अगेन सेकंड आपका अगेन दोबारा से आ गया था 8 कि क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, दोबारा से आपका रिवर्स होगा, ठीक है। 9th आपकी बुक में है, राइट, 10th भी आपका हो गया। तो आई वुड से कि ये जो आपके 12 नंबर का ये क्वेश्चन था, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको ईजी लेवल में तो हम बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हाँ हो गए होंगे। आई थिंक अगर 10 ट्रांजेक्शन है, मैं ये नहीं बोलता कि इसमें आपके 10 के 10 पूरे सही हो गए होंगे, 10 के 10 पूरे सही हुए हैं तो वेल डन, बट आई वुड से कि 10 में से 7 to 8 ट्रांजेक्शन डुएबल है। हो सकता है कुछ बच्चे 7th 8th में फंस गए हो सकता है कुछ बच्चे फर्स्ट में फंस गए हो, लेकिन हाँ दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन।
तो बात ये आती है कि क्वेश्चन 2 हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था क्या? तो बेटा ये आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में डिसाइड करना था कि अगर आपने ऐसे ये सम ऑफ ईयर्स पढ़ा है तो आई थिंक ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगर CGST SGST पढ़ा तो अटेम्प्ट कर सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने किया भी है। तो आई वुड से अगर आपने ये दोनों, ये मेन कॉन्सेप्ट जो अगर इन दोनों में देखें तो न्यू कॉन्सेप्ट्स है, इतने वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं। सम ऑफ ईयर्स तो आया ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद CGST SGST इतना तो बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है कि आपका GST डाल दिया उन्होंने। तो डेफिनेटली ए गुड क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से हमको और प्रैक्टिस करनी होगी। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये दो क्वेश्चंस ऐसे मुझे लगता है कि फ्रेमिंग बहुत गलत हुई, कि पेपर सेट करने में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे अगर मुझे एक चूज करना है, तो अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और सेकंड क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर लेता, क्योंकि टाइम कम लगता। अगर आप 12 मार्क्स का देख रहे हो तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो उनको 12 मार्क का क्वेश्चन में जी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 15 to 20 मिनट्स में हो गया, 20 मिनट्स मान लेते हैं फिर भी। लेकिन जो बाकी आपके 12 मार्क के क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अगर हम बात कर रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की, यस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने है, ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन। यहाँ पे सब बच्चे एग्री करेंगे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन बहुत ट्रिकी नहीं है। आई होप आपको ऐसा ना लगा हो, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है जो मतलब बहुत देख के समझ में ना आए, लेकिन बहुत लेंदी है। मैंने सॉल्व करा है, ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन है। तो 12 मार्क्स के हिसाब से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डाल दिया। अगर ये क्वेश्चन सेट हो रहा है तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सेकंड पार्ट आपका, या तो इसमें आप एक नॉर्मल 5 या 8 मार्क का दे रहे हो तो 8 मार्क का आप कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन दो जो लेंदी ना हो। 8 मार्क्स का आपको डालना चाहिए था इसमें BRS, 8 मार्क का आपको इसमें डालना चाहिए था, या कोई भी छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का छोटा क्वेश्चन, या आप डालते इसमें रेक्टिफिकेशन का छोटा क्वेश्चन, लेकिन कोई छोटा क्वेश्चन आपको इसमें डालना चाहिए था। लेकिन इसमें हुआ क्या, जो हम सेकंड पार्ट में आए, यस सेकंड पार्ट आपका आया इस 8 मार्क्स का जो कि गुडविल था। मैं इसको छोटा, पहली बात तो गुडविल का क्वेश्चन ये लेंदी नहीं है, लेंदी नहीं है, बट बेटा इट्स अ वेरी वेरी टाइम टेकिंग क्वेश्चन। क्यों, दोनों में फर्क है। सॉल्व करते टाइम उतना टाइम नहीं लगेगा जितना सोचने में लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखा होगा आपने। सर ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मल्टीपल बार एडमिशंस हुए, राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको मैं डालता हूं डेफिनेटली एक थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में। जब इसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ना तो आपको लगेगा सर ये तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन मैं अगर एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, जो कि मैं सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्योंकि आपने पहले कभी देखा नहीं, हाँ जी ठीक है, तो हो सकता है कि एक तो आपको टाइम लगाओ क्योंकि आपको मल्टीपल बार एंट्रीज को देखना था, मल्टीपल बार रेशियो में सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ना डाल के कोई सिंपल सा क्वेश्चन डालते। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाँ जी, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लिक हो गया कि भाई आपको गुडविल की वर्किंग वगैरह दिखानी है, हर एडमिशन पे आपको एंट्री पास करके दिखानी है, वो सब चीज़ें तो हो जाएगा, है ना, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगेन डेफिनेटली आई थिंक इस क्वेश्चन को करने में अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है, आई वुड से कि पॉसिबल कि आपको 30 मिनट्स या उससे ऊपर लग जाए, 30 मिनट्स के आसपास लग जाए, 30 मिनट कम से कम लग जाएंगे। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहिए था, लेकिन अब 4 में क्या हुआ, 4 में आपका जो पहला पार्ट था, अगेन 4 का पहले पार्ट में आए, यस आपका क्वेश्चन था ये कितने का, 12 मार्क्स का, ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको डाल रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जो कि हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि भाई स्टार्ट कर दिया हमने एडजस्टमेंट से और यहाँ पे लिखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अच्छा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमने उसका फॉर्मेट तैयार किया और हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब आप आखिरी एडजस्टमेंट पे आए तो आपको बोला गया वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम। एंड आई एम श्योर यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी कि सर हमको यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करना था। हाँ जी, अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन इज नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, हमने क्लास में कवर किया, बिल्कुल एडमिशन में हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और थी विच इज़ हिडन गुडविल, कि ये जो आपका पहला था विच इज़ हिडन गुडविल। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि अगेन 12 मार्क के लिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया। एंड लेंदी नॉट इन, देखो मैं जब लेंदी बोल रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये काउंट नहीं करते हैं कि भैया सोचने में टाइम लगता है। जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, हाँ जी, तो क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा। अब आपने शुरू कर दिया, ठीक है, हिडन गुडविल आपको निकालनी है। हिडन गुडविल निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आपने न्यू कैपिटल निकाला, ठीक है, फिर उसका ओल्ड कैपिटल निकाला, उसमें रिजर्व ऐड कर दिया, तो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर एवरीबडी वुड एग्री कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन हिडन गुडविल भी है
फिर उसके बाद हम जब आगे आए, हाँ जी बहुत सारे बच्चों ने रिवोल्यूशन बना दिया, फिर मैं ये देख रहा हूँ, फिर मैंने उसको कट किया। अगर मैं एज ए स्टूडेंट देख रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता कि होता ये कि रिवोल्यूशन अकाउंट हम बनाते, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन एज इट इज जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पहले पूरा का पूरा रीड कर लिया होगा, मान लो स्टार्टिंग के 15 मिनट जो आपका रीडिंग टाइम होता है उसमें आपने अगर इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, आप बच गए होगे। लेकिन अगेन आई वुड से कि यार क्यों, मतलब या तो आप यहाँ पे रिवोल्यूशन ना लिख के मेमोरेंडम रिवोल्यूशन लिख देते, मतलब कहीं तो बच्चों को समझ में आ जाता। लेकिन हाँ, मैं इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं डालूंगा कि भैया ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि ये डूएबल क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अगेन अगर हर क्वेश्चन लेंदी है तो 3 घंटे में कैसे सॉल्व होगा, तो पेपर तो ऑटोमेटिकली आपका 100 मार्क का सॉल्व करना मुश्किल हो गया, राइट। ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ। एंड सेकंड आपका अब इसमें था कि 12 मार्क का ये क्वेश्चन आपने डाला जिसको सॉल्व करने में टाइम लग गया। आप इतने लेंदी क्वेश्चन के साथ इनकम एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो यार। अब मैं मानता हूँ कि इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं थी, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट थी, आई एग्री, ठीक है, सिंपल। उसके बाद कुछ आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग था, कुछ आपकी थोड़ी बहुत और एडजस्टमेंट थी। बट अगेन आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, फिर उसके बाद आपका कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको निकालना है, तो अगेन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ये भी हो गया। लेकिन अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के आपको बोलना है, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस करे हैं, इसमें कितना पार्ट ऐसा था जो सर बिल्कुल समझ के बाहर था। आप बात समझ रहे हो कि अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर ये इतना डिफिकल्ट पेपर था, बेटा मैं लेंदी तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो दिखाए, उन 5 क्वेश्चन में ऐसा क्या था, ये कैटेगरी मैं मानता हूं एक गुडविल का क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सा क्लिक नहीं किया या कुछ भी है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे करके आए होंगे। लेकिन ठीक है, ये वाला मैं मानता हूं कि कुछ था। मैं कह रहा हूं कि अगर हमने ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि 80+ मार्क्स का पेपर ऐसा था जो मैं बोलूंगा कि डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं था। इजी नहीं था तो डिफिकल्ट तो नहीं था, मॉडरेट मैं आपके लिए एक्सेप्ट करूंगा कि मॉडरेट पेपर था। हो सकता है कुछ बच्चे मुझे कमेंट में बोले कि सर आप तो बोलने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ये बात सच है। जिन बच्चों ने डिटेल स्टडी करी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलना कि भाई जस्ट बिकॉज क्योंकि आप सुनना चाहते हो कि सर प्लीज़ आप बोलो कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था, मैं बोल रहा हूँ कि पेपर सबका एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ होगा। जो आपने अकाउंट्स के पेपर से एक्सपेक्ट किया वो पेपर तो ये डेफिनेटली नहीं था। मेरे भी एक्सपेक्टेशन के बहुत ही ऊपर था ये क्वेश्चन पेपर। बट मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी होगी, इसका मतलब कि यार अगर आपने प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई की होती तो शायद उतना खराब नहीं जाता या उतना डिफिकल्ट आपको नहीं लगता। कि अगर मान लो 5 क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं हुए, 4 क्वेश्चन हुए, तो वो 4 क्वेश्चन आपके ठीक ठाक अटेम्प्ट होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, उसके अलावा आपका जो भी बाकी का कुछ क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहो या क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहो, इन दोनों क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन तो और अटेम्प्ट होना चाहिए था, जो कि ठीक ठाक नंबर का अटेम्प्ट होना चाहिए था। तो कोई बच्चा अगर मुझे आके ये बोलेगा सर मैं अकाउंट्स में पास ही नहीं हो रहा, बेटा मैं कैसे ये एक्सेप्ट कर लूँ कि आपने पढ़ाई की थी। आप खुद सोचो कि इस पेपर में अगर आप ये बोल रहे हो कि सर पास होना मुश्किल है, नहीं, मैं ये तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि इसमें पास होना मुश्किल है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, जो कि होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 6 आपका डेफिनेटली होना चाहिए था, 40 मार्क्स तो ये हो गए। उसके बाद मैं मानता हूँ चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपने नहीं किया, छोड़ दिया। क्वेश्चन 3 में अगर मान लो एडमिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपने किया, थोड़ा बहुत तो किया ना, राइट। क्वेश्चन उसके बाद आपका इनकम एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में भी कुछ ऐसा बहुत आपका ट्रिकी वाला पार्ट नहीं था। आपका एडमिशन का क्वेश्चन था या आपका, ठीक है, अब इसमें से फाइनल अकाउंट्स नहीं आया। अब फाइनल अकाउंट्स नहीं आया इसका मतलब आप प्रिडिक्शन पे नहीं जा सकते हो कि ये पेपर आएगा, ये ABC एनालिसिस है, वो सब आप नहीं कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है यार, कहाँ ऐसा कहाँ फंस गया। हाँ जी, जो एक क्वेश्चन हमारा बचा विच वॉज आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया कि भाई ये हमारा हो गया, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर हमारा हो गया, ठीक है। तो भाई अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जितने बच्चों ने बोला है कि सर ये बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था, मॉडरेट पेपर था, ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर बोल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आई वुडंट से कि यार ये इतना डिफिकल्ट था कि आप पास ना हो रहे हो। इतना ज़रूर था कि 100 में से आप 90+ एक्सपेक्ट करो, नहीं मैं नहीं करूँगा। अगर किसी बच्चे के इस पर 90+ आ रहे हैं तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन आपकी थी, लेकिन 90+ यहाँ पे नहीं आएंगे। मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूँ कि भाई पिछली बार बहुत सारे बच्चों के आए हैं ना, मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मेरे बच्चों के आए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के 80s 90s में मार्क्स आए हैं। मैं इस बार वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यार आप पास नहीं हो रहे हो। मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि जब बच्चे कमेंट लिख रहे हैं कि सर पास होना मुश्किल है। यार ऐसा थोड़ी था यार, इतना वो थोड़ी था कि आपके 40 नंबर नहीं बन रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार।
अगर अकाउंट्स के पेपर में आप ऐसा बोलोगे मुझे कि भैया 40 नंबर नहीं बन रहे, तो बहुत दिक्कत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि फिर नहीं थी प्रिपरेशन, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उतना लेवल का प्रिपरेशन नहीं था। तो भाई सबसे पहले जो मे आपका जैन 26 में पेपर दे रहे हैं, मे 26 में पेपर दे रहे हैं, ये छोड़ दो। अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिसोल्यूशन आया ही नहीं, फाइनल अकाउंट्स आया ही नहीं, कर लो एबीसी एनालिसिस। किसने बोला था जर्नल का क्वेश्चन आ जाएगा 12 मार्क्स में प्लस थोड़ा रेक्टिफिकेशन? मेन जर्नल का क्वेश्चन है वो, जर्नल ही मेन था, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 12 मार्क का आता है। किसने सोचा था ये? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ जाएगा इस बार, हाँ जी, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे थे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स किसने सोचा था? तो भैया ऐसा है कि आप इसको ना छोड़ दो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस चैप्टर से आएगा, इस चैप्टर से नहीं आएगा। थ्योरी आपकी 9 मार्क्स की 4 मार्क्स की आ रही है, तो आपको 100% कवरेज करनी ही होगी अगर आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो। फिर जो सेकंड पार्ट है, यस, कि सिर्फ एंड में, अब बहुत सारे बच्चे जब मेरे मैराथन सेशंस में आते हैं बोलते हैं सर इतना कर लें पास हो जाएंगे। नहीं होगे बेटा आप पास, अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके जा रहे हो। सम ऑफ ईयर्स आपने नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आप नहीं पढ़ के गए, 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? इन्वेंट्री छोड़ दिया, सर हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ के जा रहे हैं, हम ये पढ़ के जा रहे हैं, क्या 40 नंबर आ जाएंगे? बेटा आप नहीं आ सकते। आप बात समझ रहे हो, राइट? ठीक है। जो बच्चे थ्योरी ट्रू फॉल्स नहीं करके गए, ट्रू फॉल्स बेटा आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 मार्क्स थे। जिन बच्चों ने सिर्फ, मैंने कहा था कि थ्योरी ट्रू फॉल्स मिला के, आई थिंक जो मेरी डिटेल्ड वीडियो भी है वो 6 घंटे का है, उसका 1.5 में देखो 4 घंटे में खत्म है। तो 4 से 5 घंटे में आपके अभी भी इस पेपर में 16 मार्क्स बने हैं। उतने ही करना था बस, थ्योरी वाला भी कवर था, ट्रू फॉल्स भी आपके सारे कवर थे, ठीक है। अब बात जब स्पीड की आती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अकाउंट्स में राइटिंग स्पीड से ज़्यादा थिंकिंग स्पीड इंपॉर्टेंट होती है। और थिंकिंग स्पीड डेवलप होती है आपकी किससे? थिंकिंग स्पीड डेवलप होती है आपकी सोचने से, आपकी बेसिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होते हैं, थिंकिंग स्पीड आपकी इंप्रूव होती है। आप बात समझ रहे हो, राइट? जिस बच्चे ने, सर फॉर एग्जांपल, जिस बच्चे ने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बहुत बार प्रैक्टिस कर रखा है, उसको पता है कि भाई कौन कौन से वर्किंग नोट्स बनने हैं, कौन कौन सी एंट्री कहाँ कहाँ जानी है, ये थिंकिंग स्पीड होती है। राइटिंग स्पीड पे इतना मत, ये राइटिंग स्पीड मेरी स्लो है, उससे नहीं फर्क पड़ता है इतना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उतना नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन देखते ही क्लिक होना, ये कब आता है? जब कॉन्सेप्ट आपने इतने मल्टीपल बार रिवाइज कर लिए हैं। सम ऑफ ईयर्स देखते ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है कि सम ऑफ ईयर्स कैसे करना है। सीजीएसटी एसजीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट आता है कि कब रिवर्स करना है, कब कैसे डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। तो होती है वो स्पीड, तब जाके ऐसा पेपर आपका 3 घंटे में कंप्लीट होता है। आई नो बहुत ही कम बच्चों का 3 घंटे में कंप्लीट हुआ है, तो आई एग्री कि पेपर बहुत लेंथी था, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स किस चीज़ की? कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन दोनों। कॉन्सेप्ट बेटा जो आपके नोट्स होते हैं ना, ये सब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एग्री करेंगे, लिखना कमेंट सेक्शन में, थे आपके पास आपके नोट्स? जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है उनके पास तो थे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास नोट्स थे? नहीं थे। लास्ट के 2-3 दिनों में अगर आपने वो नोट्स रिवाइज किए होते, हाँ जी, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना कि जब एग्जाम में आया, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आया, आपका सम ऑफ ईयर्स आया, सेक्शन 55 आया, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट पढ़ते ही आपका बनता है। तो मल्टीपल रिविजन्स किससे? नोट्स होंगे तो बेटर रिवाइज होगा, ठीक है। वन शॉट आप भूल जाते हो कि रिवीजन पर्पस के लिए होते हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे जैन 26 में मे 26 पेपर दे रहे हैं, बेटा अब आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल ऊपर करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि भाई मैंने ये 4-5 क्वेश्चंस कर लिए मेरा हो गया, नहीं। बुक में जितने कॉन्सेप्ट्स गिवन है वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपके बनने चाहिए, वो सारे के सारे आपको आने चाहिए क्वेश्चंस के साथ साथ। अब बात समझ लो, ठीक है। हम भी अपना लेवल अप करेंगे, आपको भी अपना लेवल अप करना होगा, लेकिन सितंबर 25 वॉज अ रियलिटी चेक कि भैया अब फाउंडेशन को इज्जत चाहिए, ठीक है। अब जिन बच्चों का जैन 26 में पेपर है, आपके पास 3 महीने का टाइम है, डेट शीट आपके पास आ चुकी है। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मुझसे क्या चाहिए। लेट्स से कि अगर आपकी अभी जैसे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, यहाँ पे जितने बच्चे जैन 26 या मे 26 पेपर दे रहे हैं, इनकेस आपको चाहिए कि भैया सर एक फास्ट ट्रैक ले आओ, 3 महीने में आप करवा दो जैसे करवाते हो, डिटेल में सब कुछ पढ़ाओ 3 महीने में, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इफ़ सारे टीचर्स का आपको एक अच्छा सा फास्ट ट्रैक बैच चाहिए कि सर फास्ट ट्रैक लेके आ जाओ, बहुत मज़ा आ जाएगा, तो वो हम ज़रूर करेंगे प्लान, ठीक है। वीडियो भी आ जाएगी आपके पास कि भैया 3 महीने में बढ़िया सी एक प्रिपरेशन करवा दो हमको, कि जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, साथ में क्वेश्चंस भी। और जितने बच्चे सितंबर 25 वाले ये वीडियो देख रहे हैं, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरी कोई बात सही लगी है, कुछ बात आपको डिसएग्री करते हो किसी बात से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।